ईरान से नई तजावीज़ जंग बंदी के लिए मौसूल हुई हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान ने अमेरिका को भिजवा दी हैं। दो ही बड़े अहम इश्यूज़ हैं, आबनाए हुर्मुज़ और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसके बारे में अभी तक कोई भी मिडल ग्राउंड स्ट्राइक नहीं की जा सकी। वजह उसकी ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों तरफ के दरमियान। एतमाद की बहाली जब भी हो जाएगी ये मामला आगे की तरफ बढ़ेगा और जंग बंदी मुस्तकिल हो सकती है। हॉट इशू डिप्लोमेसी या जंग फैसला कुन लम्हा, इसलिए कि ईरान ने नई तजावीज़ पाकिस्तान को भिजवाई हैं जो पाकिस्तान ने अमेरिका को भिजवा दी हैं। और ये जंग बंदी इस वक्त है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और उसमें जो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहा है उसमें ये उस तनाज़ुर में ये नई तजावीज़ आई हैं। दो बड़े अहम इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे दो अहम हैं वो आबनाए हुर्मुज़ का खुलना है और इसके साथ साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ। जो नई तजावीज़ आई हैं वो पुरानी से फ़र्क क्या है, इसके बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा इतलात नहीं आई, लेकिन ईरानियन न्यूज़ एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया नई तजावीज़ के बारे में और अमेरिका से भी कंफर्मेशन आ गई है। हमें ज्वाइन किया है अवैस सलीम ने ह्यूस्टन से, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि 60 दिन की डेडलाइन है जो अमरीकी सदर कांग्रेस की मंजूरी के बगैर कोई जंग जारी रख सकता है, उसकी डेडलाइन आ चुकी है। इस तनाज़ुर में ये बताइएगा कि ये जो नई तजावीज़ आई हैं ईरान की तरफ से, क्या अमरीका इन पे एग्री करेगा या आपके ख्याल में ये स्टेलमेट अभी जारी रहेगा? अब्सार साहब देखिए, बात ये है कि ये जो 60 दिन की डेडलाइन है ये अमरीकी कांग्रेस ने अमरीकी आइन के तहत लगा रखी है सदर की जो जंग करने की पावर्स हैं उनको कर्टेल करने के लिए। लेकिन हमने देखा है कि सदर ट्रंप और उनकी टीम बार बार इसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, न सिर्फ जंग के मामले में बल्कि दीगर मामलात में भी। अभी इसमें भी आज ये डेडलाइन ख़त्म हो रही है, लेकिन जो पीट हेग्सेथ हैं, जो पेंटागन के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहलाते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि सीज फायर हो चुका है इसलिए सीज फायर के दिन जो हैं वो इस डेडलाइन में नहीं गिने जाएंगे। सो ऐसे ही लगता है कि वो फिलहाल कांग्रेस में नहीं जाएंगे और फुट ड्रैगिंग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में ऑलरेडी एक सेंटिमेंट है इस जंग के खिलाफ। अभी कल ही चौथी दफा जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने एक वोटिंग करवाई है सेनेट के अंदर, जिसमें उन्होंने सदर की जो जंग की पावर्स हैं उनको ख़त्म करने, उसको कर्टेल करने के लिए वोटिंग करवाई है। अगरचे वो कामयाब नहीं हो सकी और रिपब्लिकन वो जीत गए, लेकिन दो रिपब्लिकन ऐसे थे, रैंड पॉल और सूजन कॉलिंस, जिन्होंने पहली दफा जब से ये जंग शुरू हुई है अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया। और इसको ये समझा जा रहा है कि ये एक शाखसाना है वो पब्लिक सेंटिमेंट जो अमेरिका के अंदर है, जो अब रिप्रेजेंटेटिव्स को भी फेस करने में आ रहा है। और उनको ये लग रहा है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात में जब वो अपने इलेक्टरेट के सामने जाएंगे तो शायद वो इस जंग को डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हाल ही में जितने सर्वेज हुए हैं, अभी एक रीसेंट सर्वे आया है जिसमें सिर्फ 30% जो अमरीकी वोटर है उसने ये कहा है कि उन्हें सदर ट्रंप की जो जंगी हिकमत अमली है या माशी हिकमत अमली है उससे इत्तफाक है। 70% यानी 2/3 से ज्यादा लोगों ने इसको मुस्तरद किया है। सो यही एक चीज है जो बार बार ऐसे लगता है कि सामने आ रही है और वाहिद एक तरजीह रह गई है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसकी वजह से वो मजबूर होते हैं कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए और कोई ट्रॉफी अवाम के सामने रखी जाए। अब ये जो नई तजावीज़ आई हैं इनके मुतल्लिक हम अंदाजा तो लगा सकते हैं, क्योंकि कोई तफसील उस तरह से सामने नहीं रखी गई, लेकिन सभी जानते हैं कि दो जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, पहले भी जो एक दौर हुआ और फिर दूसरा दौर जो नहीं हो सका, उसमें एक तो लबनान और ईरान का मामला इकट्ठा या अलग-अलग था। ईरान ये चाहता है कि लबनान में भी जंग बंदी हो और लबनान का मामला उनके साथ जोड़ कर देखा जाए, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी हैं। लेकिन हमने देखा है कि इसराइल ने मुसलसल बमबारी जारी रखी है सीज फायर के ऐलान के बावजूद लबनान में। दूसरा मामला जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का है, जिसकी वजह से ये जो माशी एक शहरक है अमेरिका की और पूरी दुनिया की, वो ईरान के हाथ में आई हुई है।
اور یہ واحد ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اگر جھکا نہیں سکتے تو کم از کم اپنے لیے ایک اچھی ڈیل نیگوشیٹ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے، اور بار بار ہم نے دیکھا، آج صبح کے جو کامنٹس ہیں صدر ٹرمپ کے، اس میں بھی انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ جی جنگ تو ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں، اور کوئی آدھی درجن دفعہ وہ اس طرح کے اعلان کر چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ ذرا زیادہ مارجن سے جیتیں. یعنی وہ جو دعوے ہیں ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان تجاویز میں ایران اپنی جو پہلی ایک فرم پوزیشن تھی اس سے کتنا پیچھے ہٹا ہے، اور امریکہ کو بھی وہ جو ایک ہائی ہارس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سے نیچے اترنا پڑے گا. کیا وہ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ تبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ آگے بڑھ سکے گا. اچھا، آپ نے ابھی جو بات کی ہے سوزن کولن اور رینڈ پال کی، یہ ریپبلکنز تو ہیں، لیکن کیا یہ ماگا بھی ہیں، جو ماگا سپورٹرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے؟ کیونکہ ماگا سپورٹرز جو ہیں وہ اس جنگ کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے تھے، تو کیا یہ ان میں سے ہیں، یہ نان ماگا ہیں؟ دیکھیے، یہ ماگا نہیں ہے. یہ چوتھا دور تھا، چوتھی اچھا، کوشش تھی جب ڈیموکریٹس نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ اس جنگ کا خاتمہ کسی طریقے سے قانون سازی کے ذریعے کروائیں. سوزن کالنز نے اس سے پہلے 3 دفعہ ریپبلکن جو حکمت عملی تھی، جو ریپبلکن موقف تھا، اس کے حق میں ووٹ دیا ہے. پہلی دفعہ انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے. رینڈ پال اس سے پہلے بھی خلاف ووٹ دیتے رہے ہیں. سو اس کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اوکے. فائنلی اب 2 مہینے کے بعد جو ایک پریشر سامنے آنا شروع ہوا ہے، وہ یہ اس کی پہلی انڈیکیشن ہے، اور یہ آگے بڑھے گا. اب صدر ٹرمپ سے جب سوال ہوتا ہے گیس کی قیمتوں کے بارے میں، اب فرٹیلائزرز جو ہیں ان کی سپلائی متاثر ہونے لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو اشیاء ضروریہ ہیں، اشیاء خورد و نوش ہیں، ان کی قیمتیں بڑھیں گی. جو اس وقت جو امریکی اکانومسٹ ہیں وہ اس کو ایک سپلٹ سکرین اکانومی قرار دے رہے ہیں، جس میں ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے خرچے کی وجہ سے امپورٹس بڑی ہیں، اور جو بڑے بزنسز ہیں، مثلا اے آئی ہے، اس قسم کی مینوفیکچرنگ ہے، اس کے اندر تو یقیناً گروتھ نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو امریکی اکانومی جو عام آدمی کی جیب کو متاثر کرتی ہے، وہ صرف 2% کی شرح سے مارچ سے جو جنوری سے مارچ کا کوارٹر ہے اس میں صرف 2% کی شرح سے بڑی ہے، جو اتنی بڑی اکانومی کے لیے بہت سلو گروتھ ہے. پھر جو انفلیشن تھی، جو فروری کے اندر جب یہ مارچ شروع ہوئی تو کوئی 2% تھی، وہ 3% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. ابھی اپریل کے نمبر نہیں آئے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 4% سے زیادہ انفلیشن ہوگی. عام آدمی کی جو شرح خرید ہے، جو ان کی استطاعت ہے چیزیں خریدنے کی، اس میں نمایاں کمی آئی ہے، اور یہ سرویز ہر جگہ سامنے آ رہے ہیں. تو یہ جو ریپریزنٹیٹو ہیں، چاہے وہ کانگریس میں ہوں یا سینٹ میں ہوں، وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے تو شاید دوبارہ منتخب نہیں ہونا، لیکن ہم نے دوبارہ ضرور اپنے حلقوں میں جانا ہے اور ری الیکٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک آپ کو کریکس نظر آئے ہیں جو ابتدائی ہیں، لیکن یہ آگے بڑھتے ہوئے سب کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بڑی اہم بات آپ نے یہ کی ہے کہ یہ میگا نہیں. میگا کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ میک امریکہ گریٹ اگین، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت جو سٹانچ فالوورز ہیں ریپبلکن کے اندر بھی، کچھ لوگ ٹرمپ کے مخالف ہیں اور کچھ ٹرمپ کے حامی ہیں. تو میگا سپورٹرز وہ ہیں جو ٹرمپ کے بہت زیادہ حامی ہیں، ان میں ابھی تک یہ کریک نہیں آیا، لیکن ریپبلکنز میں آ گیا. دوسری بات، ویسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آئینی پابندی ہے 60 روز کی، تو آئینی پابندی دوسری جنگ عظیم کے بعد کبھی اس آئینی پابندی کی پابندی کی گئی ہے کسی بھی حکومت کی طرف سے، جتنی بھی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں؟ دیکھیے، اس کی وائلیشن تو ہوتی رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن کو جو اس پابندی کی وجہ سے جو ان پر بندشیں عائد ہوتی ہیں ان کا سامنا بھی ہے. شاید اسی وجہ سے ابھی تک جو بوٹس آن دا گراؤنڈ ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو اس کے لیے ٹھیک. انہیں
कांग्रेस की इजाजत भी लेनी पड़ेगी और उस खर्च की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। अभी इस वक्त भी जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं उन्होंने बैकग्राउंड पर सहाफियों को बताया है कि हम हिल के साथ, यानी कांग्रेस और सेनेट को ज्वाइंटली जब हिल कहा जाता है, हम उनके साथ राब्ते में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। सो एक पॉस्चरिंग वो है जो वो पर्दे के सामने कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं ये दबाव जरूर है उन पर, क्योंकि सदर ट्रंप की टीम जी जो है वो इसको और तरह से देखती है। सदर ट्रंप का जाहिर है, आप जानते हैं कि उनका एक और पब्लिक पोजीशन है, वो दावे बहुत ज्यादा ठीक करते है, हैं लेकिन वो लेकिन उससे इत्तेफाक नहीं करते। आखिर में सिर्फ ये बता दें कि ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कांग्रेस में और हिल पे जो सिचुएशन है इस वक्त वो, और फिर फ्यूल की बढ़ती हुई प्राइसेस, परचेजिंग पावर कम होते हुए इलेक्शन का ये साल है, आपके ख्याल में ये जो नई तजावीज़ आई हैं ईरान की तरफ से, इस पे कोई मुआहिदा, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है अमेरिका के अंदर? क्या ऐसा कोई परसेप्शन है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई ये मुआहदा होगा, क्योंकि मुझे अमेरिका और ईरान दोनों अपनी पोजीशन से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे, और ओनस इस वक्त अमेरिका के ऊपर है क्योंकि ये जंग उन्होंने शुरू की है और उन्हें कोई ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे ईरान का एतमाद बहाल हो। अब आप देखिए कि ईरान बार बार, जब अमेरिका और इसराइल ने पिछले साल हमला किया ईरान पर और उसके बाद इस साल जब बाकायदा जंग छेड़ दी, उससे पहले तक ईरान बार बार ये कहता रहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिविलियन पर्पसेस के लिए है, हमें न्यूक्लियर ठीक एनरिचमेंट है। का इरादा नहीं रखते। IAEA ने बाकायदा इसकी तस्दीक की जंग शुरू होने से पहले, लेकिन उसके बावजूद जंग छेड़ दी गई। तो अब जब तक उन्हें कोई बाकायदा अश्योरेंसेस नहीं मिलेंगी, उनका एतमाद बहाल नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ठीक, वो अपनी पोजीशन से पीछे हटेंगे।